हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो क्या हाल है आप सभी का। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और घरों पर एंजॉय कर रहे होंगे। और आज की वीडियो के थंबनेल पर आप सभी ने हमेशा की तरह देख ही लिया होगा। तो चलिए हम आप सभी को बताते हैं कि जो क्लास 10th में हमारे प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन वाला जो चैप्टर है ना, वो 3 पार्टों में बटा है। जिसका पहला पार्ट जो है प्रकाश का परावर्तन किसके द्वारा, दर्पण के द्वारा। ठीक है, इसके कंप्लीट नोट्स और कंप्लीट अंकित प्रश्नों के बारे में इस वीडियो में चर्चा की जाएगी। और जैसा कि आप सभी को मैं ध्यान दिला दूं, ये एकदम लेटेस्ट पैटर्न पर मैं सिलेबस की बात कर रहा हूँ। डेट भी देख सकते हैं आप, 18/2/2024 बनाया हुआ नोट्स है। और सबसे पहले हम एक बात समझ लें कि हम इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं। प्रकाश का परावर्तन, वो भी किसके द्वारा, दर्पण के द्वारा। अगर इस चैप्टर को शुरू करना है तो सबसे पहले हमें डेफिनेशन जानना होगी प्रकाश क्या कहलाता है। तो देखो लिखा हुआ है यहाँ पर कि प्रकाश एक ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम वस्तुएं देख सकते हैं। ये नोट्स भी आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। प्रकाश एक ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम वस्तुएं देख सकते हैं। क्योंकि अगर प्रकाश का परावर्तन का चैप्टर हम पढ़ रहे हैं तो आप सबसे पहली चीज जान लीजिए, हमें प्रकाश के बारे में सबसे पहले जानना होगा कि प्रकाश हमारा एक्चुअल में क्या कहलाता है। इसके बाद आता है प्रकाशिक वस्तुएं। इसके बाद क्या आएगा, प्रकाशिक वस्तुएं। तो प्रकाशिक वस्तुएं एक्चुअल में कितने प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की होती है। पहला प्रदीप्त वस्तुएं और अप्रदीप्त वस्तुएं। अब इनके बारे में जानते हैं कि प्रदीप्त अप्रदीप्त वस्तुएं क्या कहलाती हैं। तो देखिए, प्रदीप्त या दीप्त वस्तुएं कहा जाता है वे वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश उत्पन्न करती हैं। प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं, जैसे सूर्य हो गया, बल्ब हो गया, मोमबत्ती हो गया, लैंप इत्यादि। ये जो भी वस्तुएं स्वतः प्रकाश उत्पन्न करती हैं सभी की सभी क्या कहलाती हैं, प्रदीप्त या दीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। और ये उसके एग्जाम्पल रहे। ठीक, इसके बाद चलते हैं अप्रदीप्त वस्तुओं के बारे में चर्चा करेंगे। तो अप्रदीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो स्वतः प्रकाश उत्पन्न नहीं करती बल्कि प्रदीप्त वस्तुओं की सहायता से दिखाई पड़ती हैं। वे वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश उत्पन्न नहीं करती बल्कि प्रदीप्त वस्तुओं की सहायता से दिखाई पड़ती हैं, अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। ठीक है, इसके बाद इसके एग्जाम्पल के बारे में चर्चा करें तो कमरे में रखा मेज कुर्सी, और इसका जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है वो चंद्रमा भी होता है। वो क्या होता है, चंद्रमा भी इसका एक रियल एग्जाम्पल होता है। इसके बाद चलते हैं प्रकाश के गुण। जब प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे तो भाई उसके गुण के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रकाश के निम्नलिखित गुण है। सबसे पहला है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती है। दूसरा गुण क्या रहेगा, निर्वात में प्रकाश की जो चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। प्रकाश में परावर्तन होता है, प्रकाश में अपवर्तन होता है, प्रकाश में प्रकीर्णन भी होता है। ठीक है, प्रकाश में क्या होता है, प्रकीर्णन भी होता है। इसके बाद प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य जो होती है 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है। ये प्रकाश के कुछ गुणधर्म हो गए। ठीक है, इसके बाद देखते हैं प्रकाशिक माध्यम। अब प्रकाशिक माध्यम क्या होते हैं, एक पारदर्शी माध्यम होता है, एक अपारदर्शी माध्यम होता है, एक पारभाषक। यानी कि कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। अब चलते हैं इनकी डेफिनेशन के बारे में जानते हैं। अब पारदर्शी माध्यम क्या, इसके बारे में समझते हैं। पारदर्शी ऐसा प्रकाशिक माध्यम होता है जिसके आर पार प्रकाश आसानी से गुजर जाए, उसे पारदर्शी माध्यम कहते हैं, जैसे कांच, स्वच्छ जल इत्यादि। इसके बाद देखते हैं अपारदर्शी माध्यम। ठीक है, अब अपारदर्शी माध्यम क्या कहलाता है, ऐसा प्रकाशिक माध्यम जिसके आर पार प्रकाश ना गुजर सके, ऐसे प्रकाशिक माध्यम को हम क्या कहते हैं, अपारदर्शी माध्यम कहते हैं। जैसे लोहा, लकड़ी इत्यादि, इसके आर पार प्रकाश नहीं जा सकता, आप सभी जानते हैं। इसके बाद पारभाषक माध्यम के बारे में चर्चा करेंगे। पारभाषक माध्यम ऐसा प्रकाशिक माध्यम होता है जिसके आर पार प्रकाश आंशिक रूप से गुजरे, जैसे तेल लगा हुआ कागज, घिसा हुआ कांच इत्यादि। ये सभी के सभी क्या होते हैं, पारभाषक माध्यम होते हैं। इसके बाद सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो है इस टॉपिक का, वो है प्रकाश का परावर्तन। क्या है, प्रकाश का परावर्तन। अब प्रकाश के परावर्तन में क्या होता है कि हम एक दर्पण बना लें। जैसे ये हमने दर्पण बना लिया, समतल दर्पण। ठीक है, ये आने वाली किरण है, ये जाने वाली किरण है। ठीक है, और ये अभिलंब होता है। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण, ये अभिलंब होता है। ये क्या कहलाता है, अभिलंब। ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं। ये रहा डायग्राम आपके बीच में। ये आपतित किरण, ठीक है, ये परावर्तित किरण। ठीक, आपतित किरण, परावर्तित किरण, ये आपतन कोण आई, परावर्तन कोण आर। ये डायग्राम बनाना है, और ये क्या है, समतल दर्पण। ठीक है, इस तरीके से डायग्राम। अब प्रकाश का परावर्तन एक्चुअल में कहलाता है क्या,
तो यहाँ डेफिनेशन देखते हैं कि प्रकाश का परावर्तन एक्चुअल में क्या कहलाता है। प्रकाश का किसी चिकने चमकदार तल से टकराकर पुनः अपने प्रारंभिक माध्यम में लौटना ही प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। अब प्रकाश के परावर्तन के दो महत्वपूर्ण नियम है जो कि इम्पोर्टेंट है। दो महत्वपूर्ण नियम होते हैं, इन नियमों के बारे में देखते हैं। अब प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? दो नियम है। पहला प्रथम नियम जो है, प्रथम नियम क्या कहता है? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। अब ये जान लेते हैं क्या क्या बात कर रहे हैं। देखिए, ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है, आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। ठीक, इसके बाद दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम जो है वो है कि आपतन कोण तथा परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, यानी कि आपतन कोण आई, यहाँ ध्यान से देखेंगे, आपतन कोण आई बराबर परावर्तन कोण आर। अब इसके बारे में हम समझेंगे कि क्या आपतन कोण है, क्या परावर्तन कोण है। ठीक है, ठीक है। अब प्रकाश के परावर्तन के कोण में ये एक बात बताता हूं मैं आपको, आपतन कोण क्या होता है, परावर्तन कोण क्या होता है। ये देख सकते हैं आप, आपतन कोण और ये रहा परावर्तन कोण, ये दोनों के दोनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, तो ये था प्रकाश का परावर्तन और उसके नियम। अब प्रकाश का विवर्तन भी होता है। विवर्तन क्या होता है, एक्चुअल क्या होता है, कोई पार्टिकल हो, ठीक है, प्रकाश आए और इस तरीके से गुजर जाए। ठीक है, प्रकाश आए और इस तरीके से गुजर जाए, इसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। अब प्रकाश का विवर्तन की डेफिनेशन किस तरीके से डिफाइन करेंगे, तो ये लिखा हुआ है, यदि प्रकाश के पथ में रखी अपारदर्शी यदि प्रकाश के पथ में रखी अपारदर्शी वस्तु अत्यंत छोटी हो, प्रकाश सरल रेखा में चलने के बजाय इसके किनारों पर मुड़ने की प्रवृत्ति दर्शाता है, तो इस प्रभाव को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। ठीक है, हालांकि सिलेबस में नहीं आता। अब चर्चा करते हैं दर्पण के बारे में। ठीक है, अब दर्पण क्या, किसी समतल कांच में एक और पॉलिश करके दूसरी ओर परावर्तक बना दिया जाता है, इसे ही दर्पण कहते हैं। अब कैसे दर्पण कहते हैं, जैसे ये कांच है, ठीक है, यहाँ पर क्या कर दिया है, पॉलिश कर दिया है, और प्रकाश यहाँ से टकराकर वापस लौटे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, परावर्तक तल, इसे हम क्या कहते हैं, परावर्तक तल कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, तो बात समझे। डेफिनेशन भाई लिखिए, किसी समतल कांच में एक और पॉलिश करके दूसरी ओर को परावर्तक बना दिया जाता है, इसे ही हम क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं। एक्चुअल में जो दर्पण होते हैं ना, दर्पण दो प्रकार के हैं, एक तो समतल है, ठीक है, और दूसरा गोलीय है। अब इनके बारे में जानते हैं। ये लिखा हुआ, सामान्यतः दर्पण तीन प्रकार के होते हैं, पहला समतल, उत्तल और अवतल। अब समतल दर्पण क्या, इसके बारे में देखते हैं। समतल दर्पण एक ऐसा दर्पण होता है जो एक साधारण कांच के एक और पॉलिश करके दूसरी ओर परावर्तक करके बनाया जाता है। देख सकते हैं आप, ये बना हुआ है। ठीक है, ये देखिए, ये साधारण कांच है, ये क्या है, पॉलिश है, और ये प्रकाश आके परावर्तित होगा। ठीक है, ये क्या है, परावर्तक पृष्ठ है, और ये क्या है, ये पॉलिश है। ठीक है, तो इस तरीके से एक और पॉलिश करके दूसरी ओर को परावर्तक बनाने पर जो दर्पण तैयार होता है, उसे हम क्या कहते हैं, दर्पण, समतल दर्पण कहते हैं। अब समतल दर्पण से रिलेटेड कुछ चीजें पेपर में आती है, तो उनके बारे में भी जान लेते हैं। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा आभासी होता है, सीधा होता है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है, और प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने रखी हो। और समतल दर्पण की ये एक मेन पॉइंट है, समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो अनंत होती है। ठीक है, अब इसके बाद लिखा है एक नोट पॉइंट में, आवर्धन m बराबर +1, यानी कि समतल दर्पण का जो आवर्धन होता है वो कितना होता है, +1 होता है, और प्लस का चिन्ह दर्शाता है किसी भी वस्तु के आभासी प्रतिबिंब को। ठीक है, इसके बाद चलते हैं आगे की ओर। गोलीय दर्पण के बारे में जानते हैं। गोलीय दर्पण क्या कहलाता है? गोलीय दर्पण ऐसा दर्पण होता है जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है, गोलीय दर्पण कहलाते हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। अब कैसे होते हैं, देखिए, गोलीय दर्पण जैसे कांच का खोखला गोला है, इसके काट के दो टुकड़े किए जाते हैं। ठीक है, इस ओर अगर पॉलिश कर दें ऊपरी भाग में, इस पार्ट में, ठीक है, तो ये अवतल दर्पण बन जाता है। अगर इस पार्ट में अंदर की ओर पॉलिश कर दें तो ये जो पार्ट होता है, तो ये हमारा उत्तल दर्पण बन जाता है। चलिए इसके बारे में जानते हैं। गोलीय दर्पण के प्रकार कितने होते हैं? एक उत्तल दर्पण होता है, एक अवतल दर्पण होता है। ठीक है, ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है कि गोलीय दर्पण क्या कहलाता है और ये कितने प्रकार के होते हैं। तो ये दो प्रकार के होते हैं, उत्तल और अवतल। चलिए अवतल दर्पण के बारे में जानते हैं। अवतल दर्पण क्या कहलाता है? बोला ना कि
कि अवतल दर्पण एक ऐसा दर्पण होता है जिसके ऊपरी तल पे पॉलिश कर दी जाती है और दबे तल से प्रकाश का क्या होता है, परावर्तन होता है। ये डायग्राम भी बना हुआ है, ठीक है। चलिए इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ। वह गोलीय दर्पण जिसमें ऊपरी तल में पॉलिश होती है और दबे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन होता है, ऐसे दर्पण को अवतल दर्पण कहते हैं। देख सकते हैं आप, ये रहा दर्पण, ठीक है, ये रही पॉलिश, ये रही प्रकाश की आने वाली किरण और ये जाने वाली किरण, ये प्रकाश की किरण, ये रहा उत्तल दर्पण। अब उत्तल दर्पण क्या होता है, गोलीय दर्पण का कटा हुआ ऐसा भाग जिसके दबे तल पे क्या कर दी जाती, पॉलिश, और ऊपरी तल से क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन। अब इसके बारे में देखते हैं क्या डेफिनेशन है इसकी। इसकी डेफिनेशन है, वह दर्पण जिसमें दबे हुए तल पर पॉलिश हो और ऊपरी तल में प्रकाश का परावर्तन हो, ऐसे दर्पण को उत्तल दर्पण कहते हैं। अब ये रहा उत्तल दर्पण का डायग्राम, ठीक है, उत्तल दर्पण का डायग्राम ये रहा, ठीक है, ये रहा, ये पॉलिश रही, ये प्रकाश की आने वाली किरण और ये जाने वाली प्रकाश की किरण। इसके बाद उपयोग भी पेपर में बहुत आते हैं, तो अवतल दर्पण के उपयोग के बारे में समझते हैं। अवतल दर्पण के निम्नलिखित उपयोग। पहला उपयोग जो है, अवतल दर्पण का उपयोग टॉर्च, सर्च लाइट तथा वाहनों के अग्रदीपों में प्रकाश का शक्तिशाली समांतर किरण पुंज प्राप्त करने के लिए किया जाता है। मतलब जो हेडलाइट्स होती हैं गाड़ी की, ठीक है, उसमें जो दर्पण यूज़ किया जाता है वो कौन सा दर्पण यूज़ किया जाता है, वो अवतल ही यूज़ किया जाता है हेडलाइट्स में, ठीक है। इसके बाद इन्हें प्रायः चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए सेविंग दर्पण के रूप में भी उपयोग करते हैं। इसके बाद जानते हैं दंत विशेषज्ञ। दंत विशेषज्ञ अवतल दर्पणों का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं। इसके बाद चौथा, सौर भट्टी में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए बड़े अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। इसके बाद उत्तल दर्पण के बारे में जानते हो, उत्तल दर्पण के क्या उपयोग है। उत्तल दर्पण का जो एक्चुअल उपयोग जो लिखा हुआ है इसके बारे में पढ़ते हैं। उत्तल दर्पणों का उपयोग सामान्यतः वाहनों के पश्च दृश्य दर्पण के रूप में किया जाता है। दर्पण वाहनों के पार्श्व साइड में लगे होते हैं तथा इनमें ड्राइवर अपने पीछे के वाहनों को दिख सकते हैं, जिसमें वे सुरक्षित रूप से वाहन चला सकें। उत्तल दर्पण को इसलिए भी प्राथमिकता देते हैं क्योंकि सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं, यद्यपि वह छोटा और आभासी होता है। इसका दृष्टीय क्षेत्र भी बहुत अधिक होता है क्योंकि बाहर की ओर वक्राकार होते हैं। समतल दर्पण की तुलना में उत्तल दर्पण ड्राइवर को पीछे के क्षेत्र को देखने में समर्थ बनाते हैं, ठीक है। अब जो उत्तल दर्पण होता है ना, एक्चुअल क्या होता है, उत्तल दर्पण इस तरीके का होता है, ठीक है, उत्तल दर्पण इस तरीके का होता है। और उत्तल दर्पण के द्वारा जो बना प्रतिबिंब हमेशा होता है ना बेटा, वो किस तरीके का होता है, वो आभासी होता है। किस तरीके का होता है, वो हमेशा आभासी बनता है। और आभासी बनता है प्लस छोटा बनता है, आभासी और प्लस छोटा बनता। आभासी छोटा बनने के कारण इसको क्या की जाती है, ज्यादा वरीयता दी जाती है, जिससे ड्राइवर गाड़ी सुरक्षित सेफली चला सकता है। दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं, इन परिभाषाओं को समझते हैं। अब दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए सबसे पहले ये रहा दर्पण, ठीक है। दर्पण का मैं डायग्राम खुद बनाता हूँ आपको एक बार। देखिए जब एक दर्पण तैयार किया जाता है, ये रहा अवतल दर्पण, ठीक है, इस तरीके से लाइन ड्रॉ की जाती है, तो बीच में एक पी लिखा जाता है जिसे दर्पण का ध्रुव बोलते हैं। मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण दर्पण से टकराकर परावर्तित हो जाएगी, जिस बिंदु से गुजरती है उसे मुख्य फोकस कहते हैं। ये सी जो लिख दिया इसे वक्रता केंद्र कहते हैं। पी और एफ के बीच की दूरी फोकस दूरी स्मॉल एफ होती है। पी और सी के बीच की दूरी स्मॉल आर वक्रता त्रिज्या होती है। चलिए इसके बारे में देखते हैं, ये डायग्राम बना हुआ, इस डायग्राम को समझेंगे। देखिए आपतित प्रकाश की किरण, ये परावर्तित प्रकाश की किरण, ये एफ लिखा हुआ है, ठीक है, ये सी लिखा हुआ है, ये मुख्य अक्ष वक्रता केंद्र सी, मुख्य फोकस फोकस दूरी, और ये थोड़ा सा धुंधला दिख रहा है, ये लिखा हुआ है दर्पण का ध्रुव, ठीक। अब इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहली डेफिनेशन, दर्पण का ध्रुव क्या कहलाता है, इसको समझते हैं। अब देखिए दर्पण का जो ध्रुव होता है, जैसे ये अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण का ये जो पॉइंट होता है ना, ये परावर्तक तल होता है। ये क्या होता है, ये जो भाग होता है ये परावर्तक भाग होता है, ठीक है। इस परावर्तक भाग का जो मध्य पॉइंट होता है, इसी को हम क्या कहते हैं, दर्पण का ध्रुव कहते हैं, जिसे पी से प्रदर्शित करते हैं। यही डेफिनेशन लिखी, डेफिनेशन पढ़ते हैं। कह रहा डेफिनेशन में किसी भी गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु दर्पण का ध्रुव कहलाता है, इसे पी से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन में चलते हैं, दर्पण का वक्रता केंद्र। भाई देखिए दर्पण का वक्रता केंद्र क्या कहलाता है, जब हम गोलीय दर्पण बनाते हैं ना, ये हमारा एक गोले से बनता है, उसमें एक केंद्र होता है, इसके पार्ट से काट दिया जाता है, इस तरफ वाला दर्पण क्या हो जाता है हमारा, अवतल दर्पण, तो बीच में ये क्या है, केंद्र।
तो कहते हैं कि गोलीय दर्पण जिस कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है उसके केंद्र को ही हम दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं और इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। ये लिखा हुआ है, ठीक है। इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? सी से प्रदर्शित करते हैं, ये लिखा हुआ है, देखिए देख सकते हैं आप ये, ठीक है। इसके बाद हम आपको चलिए डेफिनेशन पढ़ के बताते हैं। डेफिनेशन ये रही, दर्पण का वक्रता कह रहा है ना, गोलीय दर्पण कांच के जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है उस गोले के केंद्र को ही दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं, इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन आती है मुख अक्ष। अब मुख अक्ष क्या होती है, चलिए इसको भी समझाते हैं। मुख अक्ष एक्चुअल में क्या कहलाती है? मुख अक्ष के लिए डेफिनेशन देते हैं कि दर्पण के वक्रता केंद्र सी और दर्पण के ध्रुव पी को मिलाने वाली जो रेखा होती है ना उसको हम क्या कहते हैं? मुख अक्ष कहते हैं। चलिए इसकी डेफिनेशन किस तरीके से, इसको भी समझते हैं। अब ये रही मुख अक्ष, ठीक है। मुख अक्ष के लिए डेफिनेशन लिखी हुई, दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को दर्पण का मुख अक्ष कहते हैं। इसके बाद चलते हैं मुख्य फोकस की तरफ। अब मुख्य फोकस क्या है, चलिए इसको भी समझते हैं। मुख्य फोकस एक्चुअल क्या है कि जब भी कोई प्रकाश की किरण होती है ना दर्पण में परावर्तित होकर मुख अक्ष के जिस बिंदु से गुजरती है उसको ही हम क्या कहते हैं? मुख्य फोकस कहते हैं। उसको ही हम क्या कहते हैं? मुख्य फोकस कहते हैं। ये मुख्य फोकस है। दर्पण के मुख अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तित होकर मुख अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरती है उसे हम क्या कहते हैं? दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। चलिए मुख्य फोकस को देखते हैं। चलिए ये आगे डेफिनेशन पढ़ते हैं। दर्पण के मुख अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तित होकर मुख अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरती है उस बिंदु को ही दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे हम एफ से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल वाले से। अब फोकस दूरी क्या है, फोकस दूरी भी समझ लेते हैं, ठीक है। फोकस दूरी समझते हैं। फोकस दूरी एक्चुअल में क्या है, ठीक है। फोकस दूरी क्या कहलाती है? दर्पण का जो ध्रुव पी होता है ना और मुख्य फोकस एफ होता है, इसकी जो बीच की दूरी होती है इसे हम क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। देख सकते हैं, आपको जूम करके दिखाता हूँ, ठीक है। दर्पण का जो ध्रुव पी है, ठीक है, और ये दर्पण का मुख्य फोकस एफ है, इसकी जो बीच की दूरी होती है ना इसको फोकस दूरी कहते हैं, ठीक। बात के लिए इसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद वक्रता त्रिज्या। अब वक्रता त्रिज्या भी समझ लेते हैं। वक्रता त्रिज्या क्या? अब एक्चुअल में वक्रता त्रिज्या क्या है? दर्पण के ध्रुव पी और वक्रता केंद्र सी की जो बीच की जो डिस्टेंस होती है ना इसी को हम क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे स्मॉल आर या कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। अब दूसरी बात मैं आपको एक बात बता दूं महत्वपूर्ण, कि भाई ये तो पी है, ये सी है, ये एफ है, ठीक है। ये जो पार्ट है और ये जो पार्ट है यानी कि सी एफ बराबर ये जो पी है, पी एफ, ये आपस में बराबर होते हैं। इसलिए एक रिलेशन निकलती है फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में। किसमें निकलती है? फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में एक रिलेशन निकलती है। उस रिलेशन के बारे में समझते हैं, आगे लिखा भी होगा, ठीक है। फोकस दूरी के बाद में वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या क्या है? डेफिनेशन पढ़ते हैं। दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के जो बीच की दूरी होती है इसे वक्रता त्रिज्या कहते हैं और इसे हम कैपिटल आर या स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। कैपिटल आर या स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद फोकस दूरी और एफ और वक्रता त्रिज्या में जो संबंध निकलता है वो होता है, क्योंकि मैंने अभी जस्ट आपको बताया ना कि ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है आपस में बराबर होते हैं। ये जो एफ होता है, ठीक है, एफ जो होता है ये पूरा जो पार्ट है आर, आर का आधा होता है, यानी एफ बराबर आर बाई 2 होती है। रिलेशन शो भी किया। ये रहा महत्वपूर्ण रिलेशन, कई बार एमसीक्यू में आ भी चुका है। तो किस तरीके से शो किया मैं देखो आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए स्पष्ट रूप से मैं दिखा दूं, यहाँ पर सबसे पहली चीज देखो लिखा हुआ है, जूम कर लूं थोड़ा सा, ठीक है। सबसे पहली चीज जूम कर लूं, देखो यहाँ पर जो सी एफ है और पी एफ है आपस में बराबर, ठीक है। और ये जो पी सी है ना मन, ये पी सी है पूरा वक्रता त्रिज्या, ठीक है। अब वो हमारा जो पी सी है, पी सी को हम क्या लिख सकते हैं? सी एफ और पी एफ का योग लिख सकते हैं, ठीक है। और जबकि सी एफ और पी एफ आपस में बराबर तो दोनों की जगह पे क्या रख दिया देख सकते हैं? पी एफ और पी एफ, ठीक है। दोनों की जगह एफ तो 2f हो गया। तो r बराबर कितना हो गया? 2f। और f को पक्षांतर करेंगे, 2 को पक्षांतर कर देंगे तो f बराबर कितना हो जाएगा? r बाई 2। यही रिलेशन निकलती है, यही महत्वपूर्ण रिलेशन होती है, f बराबर r बाई 2, ठीक है। इसके बाद चलते हैं दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम। अब दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम है, अब उन नियमों को समझ लें। देखिए मुख अक्ष के जो भी समांतर प्रकाश की किरण आएगी दर्पण से परावर्तित होकर मुख अक्ष के जिस बिंदु से गुजरेगी वो हमेशा मुख्य फोकस एफ होता है। दर्पण के मुख अक्ष के समांतर जो भी प्रकाश की किरण आएगी दर्पण से परावर्तित होकर हमेशा मुख्य फोकस एफ से गुजरेगी। यही पहला पॉइंट है, यही लिखा हुआ है,
दर्पण के मुख अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तित होकर सदैव मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। इसके बाद चलते हैं सेकंड टर्म्स पार्ट में। सेकंड पार्ट ये है कि जो वक्रता केंद्र सी से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण है जिस मार्ग से आती है उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। अब इसकी थ्योरी देखते हैं। ये नियम बहुत कारगर होंगे आपके बनाने के लिए डायग्राम। दर्पण में वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तित होकर सदैव वक्रता केंद्र सी से ही वापस लौट जाती है। इसके बाद थर्ड पॉइंट जो आता है, थर्ड पॉइंट ये आती है कि अगर फोकस एफ से होकर जा रही है कोई प्रकाश की किरण तो दर्पण से परावर्तित होगी, फोकस एफ से होकर जाएगी प्रकाश की किरण तो दर्पण से परावर्तित होकर मुख अक्ष की क्या होती है, समांतर निकल जाती है। यही नियम है, ये लिखा हुआ है। नियम क्या कह रहा है, दर्पण में मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तित होकर मुख अक्ष के समांतर निकल जाती है। अब प्रतिबिंब के बारे में बात करें, क्योंकि प्रतिबिंब वर्ड यूज आता है, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब। देखिए जब हम डायग्राम बनाते हैं, ठीक है, दर्पण बनाते हैं और उसके सामने कोई वस्तु रखते हैं तो प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तित होकर मुख्य फोकस एफ से गुजर जाती है। अगर प्रतिबिंब वास्तव में जाके किसी बिंदु पर मिलता है तो उस प्रतिबिंब को हम क्या कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब, और यदि मिलता हुआ प्रतीत होता है तो उसे हम कहते हैं आभासी प्रतिबिंब। मतलब रियलिटी में अगर प्रतिबिंब बन रहा है तो वास्तविक, और अगर प्रतीत हो रहा है तो आभासी। चलिए इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ये लिखा हुआ है डेफिनेशन, दर्पण में मुख अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तित होकर यदि किसी निश्चित बिंदु से मिलती है तो वह वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है, और यदि प्रकाश की किरण मिलती हुई प्रतीत होती है तो बनने वाला प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। इसके बाद अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने की जो स्थितियां, अब स्थितियां क्या क्या मैंने लिख के बता दिया इस पे। पहली स्थिति, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने की 6 प्रमुख स्थितियां। पहली स्थिति है जब वस्तु अनंत पे हो। जब वस्तु अनंत पर होती है तो प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु से बहुत छोटा बनता है, ठीक है। जब वस्तु अनंतता और वक्रता केंद्र सी के मध्य होती है तब प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा। तीसरा, जब वस्तु वक्रता केंद्र सी पर होती है तो प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु के समान आकार का बनता है। इसके बाद चलते हैं, जब वस्तु वक्रता केंद्र सी तथा मुख्य फोकस एफ के मध्य होती है वास्तविक उल्टा और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। पांचवा नंबर, जब वस्तु मुख्य फोकस एफ पर रखी होती है प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु से बहुत बड़ा और अनंत पे जाके बन जाता है। जब वस्तु मुख्य फोकस एफ और पी के मध्य रखी होती है प्रतिबिंब आभासी सीधा वस्तु से बड़ा बनता है, ठीक है। ऐसी कुल मिला के 6 स्थितियां बनती जिनको मैंने डायग्राम पे विधिवत तरीके से शो करके बताया, ठीक है। अब ये किस तरीके से बताया तो इस चीज को समझे आप। मैंने 6 स्थिति बनाई है। पहली स्थिति अनंत, ठीक है, पहली स्थिति वस्तु जब अनंत पे रखी है। दूसरी वस्तु की स्थिति जब अनंत और सी के मध्य रखी हो, एक सी पे रखी हो और एक सी और एफ के मध्य रखी हो, एक एफ पर रखी हो और एक पी और एफ के मध्य रखी। तो ऐसे कुल मिला के देखिए 1 2 3 4 5 6 स्थितियां। अब 6 स्थितियों के बारे में जानते हैं और इनके बारे में प्रतिचित्रण भी करते हैं, ठीक है। अब प्रतिचित्रण किस तरीके से, सबसे पहली स्थिति क्या है, जब वस्तु ये हो, दर्पण ये रहा इस तरीके से, ठीक है। इसके सामने वस्तु रखिए, जे रखिए वस्तु कहां पर, अनंत पे। अब मुख्य फोकस एफ से होकर जाएगी प्रकाश की किरण, ठीक है, एक ये रही, और वक्रता केंद्र सी से होकर जाएगी प्रकाश की किरण, ये रही, ठीक। और मुख्य फोकस एफ से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाएगी, ये रहा प्रतिबिंब, ठीक है। तो इसको बहुत ध्यान से देखेंगे, थोड़ा सा धुंधला है, मैं थोड़ा सा यहाँ पर क्लियर बनाता हूँ या समझाने की कोशिश करता हूँ किस तरीके से आप समझना। देखिए ये रहा दर्पण, ठीक है, ये रहा दर्पण, ये रखिए वस्तु अनंत पर, ठीक है, ये भी वस्तु, और वक्रता केंद्र सी से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण इसी मार्ग से जा रही, इसी मार्ग से वापस हो रही, और एफ से होकर जो गुजर रही है मुख्य अक्ष के समांतर निकल जा रही है। तो प्रतिबिंब ये बन रहा है, ठीक है, प्रतिबिंब इस तरीके से। देखिए मैं इसको ड्रॉ कर देता हूँ, ये इस तरीके से, ये इस तरीके से, ये इस तरीके से, ये इस तरीके से, ये रहा, ठीक है, ये रहा, इसी मार्ग से जाना, इसी मार्ग से वापस आना, इस मार्ग से जाना, इस तरीके से वापस लौटना। तो समथिंग इस तरीके का डायग्राम बनता है अनंत पर जब स्थित वस्तु होती है। अनंत पर स्थित जब वस्तु होती है तो प्रतिबिंब जो बनता है वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और वस्तु से बहुत छोटा बनता है। अवतल दर्पण के सम्मुख जब वस्तु अनंत पर स्थित होती है तब वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु से बहुत छोटा मुख्य फोकस एफ पर बनता है, ठीक है। तीसरी स्थिति जो है अवतल दर्पण, दूसरी स्थिति अवतल दर्पण के सम्मुख अनंत और वक्रता केंद्र सी के बीच रखी है वस्तु। देखिए ये दर्पण रहा, ठीक है, ये एक लाइन है, ये दर्पण का ध्रुव, ये वस्तु देखो ये अनंत हो गया,
और ये सी, इसके बीच में वस्तु रखी ए बी। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तित होकर मुख्य फोकस एफ से गुजर जाएगी और वक्रता केंद्र सी से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण इसी मार्ग से आएगी, इसी मार्ग से वापस लौट जाएगी और ये बन जाएगा प्रतिबिंब। ठीक है, इस तरीके का डायग्राम। तो कहते हैं कि जब वस्तु अवतल दर्पण के सम्मुख अनंतता और वक्रता केंद्र सी के मध्य रखी होती है, इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा बनता है और सी और एफ के मध्य बनता है। देख भी सकते हैं, ये देख सकते हैं किसके मध्य बन रहा, ये सी रहा और ये एफ रहा, उसके मध्य बन रहा उल्टा प्रतिबिंब। इसके बाद अवतल दर्पण के सम्मुख जब वस्तु सी पर रखी हो, देखो जब वस्तु सी पर रखी ना, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तित होकर मुख्य फोकस एफ से गुजर गई। ये जो पॉइंट है ना, ये एफ है, ठीक है, जो कि शो नहीं किया बच्चे ने। ठीक है, और मुख्य फोकस से निकल गए, मुख्य फोकस एफ से गुजरने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के समांतर निकल गए। तो इस स्थिति में ये रही वस्तु और नीचे रहा प्रतिबिंब। ठीक है, तो किस तरीके से, और डायग्राम का विशेष ध्यान रखना, ये डायग्राम में जो तीर है ना, इनका विशेष ध्यान रखा जाता है, याद रखिए। ठीक है, अब ये लिखा भी हुआ है, इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा एवं वस्तु के समान आकार एवं वक्रता केंद्र सी पर बनता है। इसके बाद चौथे नंबर में कह रहा है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र सी और एफ के मध्य स्थित हो। अब भाई नेक्स्ट स्थिति क्या है, जब वस्तु हमारी वक्रता केंद्र सी है, ये रहा, और मुख्य फोकस एफ है, उसके बीच में रखी वस्तु है, तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तित होकर मुख्य फोकस एफ से गुजर जाएगी। और इसके बाद ये जो नेक्स्ट प्रकाश की किरण जो है मुख्य फोकस एफ से अगर गुजरेगी, ये डिसबैलेंस किया बच्चे ने, मुख्य फोकस एफ से होकर गुजरेगी प्रकाश की किरण इस तरीके से। ठीक है, मुख्य फोकस एफ से होकर जो प्रकाश की किरण गुजरेगी वो इस तरीके से मिल जाएगी। इसका डायग्राम थोड़ा सा बच्चे ने डिस्टर्ब किया, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ इसको। देखिए इस तरीके से दर्पण बनेगा। ठीक है, वस्तु कहाँ रखी जाएगी, एफ और सी के मध्य। ठीक है, इस तरीके से प्रकाश की किरण मुख्य फोकस एफ से गुजर जाएगी, मुख्य फोकस एफ से गुजरने वाली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। इस तरीके से बनेगा प्रतिबिंब। ठीक है, ये बीच में जो पार्ट रहेगा ये मुख्य फोकस एफ रहेगा। अब इस स्थिति में वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है, इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु से बड़ा एवं वक्रता केंद्र सी और अनंत के बीच बनता है। देख सकते हैं अनंत और वक्रता केंद्र सी के मध्य बनता है। इसके बाद चलते हैं जब वस्तु मुख्य फोकस एफ पर स्थित हो। ठीक है, जब वस्तु क्या हो, मुख्य फोकस एफ पर स्थित हो, तो देख सकते हैं मुख्य फोकस एफ पर स्थित है, मुख्य अक्ष के समांतर आई, दर्पण से परावर्तित होकर मुख्य फोकस एफ से गुजर गई, वक्रता केंद्र सी से होकर जाने वाली उसी मार्ग से जा रही, उसी मार्ग से वापस लौट रही है। इस हिसाब से जो प्रतिबिंब है वो अनंत पे जाके बन जा रहा है। ठीक है, तो अब स्थिति क्या रहेगी, इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा एवं वस्तु से बड़ा और बहुत बड़ा बनता, और कहाँ पे बनता, अनंत पे जाके बनता। और ये छठवीं स्थिति इंपॉर्टेंट स्थिति है, जब वस्तु मुख्य फोकस एफ व दर्पण के ध्रुव एफ के मध्य स्थित। तो ये इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्थिति है ये। इसका डायग्राम देखेंगे, देखिए ये रहा एफ और ये रहा पी। ठीक है, यहाँ पर ये रखी वस्तु, ये मुख्य अक्ष के समांतर आई प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तित होकर मुख्य फोकस एफ से मिल गए, लेकिन इसको दर्पण के पीछे डॉट डॉट बढ़ाते ले जाएंगे। वक्रता केंद्र सी से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण उसी मार्ग से जा रही है, उसी मार्ग से लौट आई, लेकिन इसको दर्पण के पीछे डॉट डॉट बढ़ा देंगे। इस तरीके से ये वाली रेखा और ये वाली रेखा आगे जाके एक पॉइंट पे क्या कर देंगे, काट देंगे, और इस तरीके से ये प्रतिबिंब बन जाएगा। इसी को आभासी प्रतिबिंब बोलते हैं। ये क्योंकि मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है, एक्चुअल में मिल नहीं रहा। ठीक है, इस स्थिति में क्या कहते हैं कि इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब आभासी सीधा वस्तु से बड़ा दर्पण के पीछे बनता है। अब उत्तल दर्पण द्वारा, अब देखिए उत्तल दर्पण द्वारा कहते हैं कि वस्तु कहीं पर भी रखी हो, किधर भी रखी हो, किसी भी स्थिति में रखी हो, प्रतिबिंब सदैव आभासी सीधा वस्तु से छोटा ही बनता है दर्पण के पीछे, और दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच बनता है। एक ही डायग्राम बनता है, ये रहा डायग्राम। अब ये डायग्राम कैसे, ये रही वस्तु मुख्य अक्ष के समांतर आई प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तित होकर मुख्य फोकस एफ से निकलती हुई प्रतीत हो रही, वक्रता केंद्र सी से होकर जा रही, इस तरीके से मिलती हुई प्रतीत हो रही। यहाँ पर ये वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है, जो कि लिखा हुआ नोटिस कर सकते हैं ए डैश बी डैश। इसलिए अब यहाँ पर समझते हैं, एक नोट पॉइंट मैंने लिखा हुआ, आभासी प्रतिबिंब सदैव
सीधा बनता है जबकि वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आभासी प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है? सीधा बनता है, और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। ये नोट पॉइंट रखने वाली बात है। इसके बाद चलते हैं गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या। अब ये क्वेश्चन रहा, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या, यहाँ पर कोई दर्पण तो शो नहीं किया ना अभी, इसकी फोकस दूरी ज्ञात करनी है। F बराबर R/2 होता है, वक्रता त्रिज्या 20 कह रहा है, तो 20 रख दिया तो कितना बचा? 10। तो सेंटीमीटर में दे रहा, तो फोकस दूरी कितनी हो जाएगी? 10 सेंटीमीटर। इसके बाद कह रहा है उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब यानी कि वस्तु का सीधा आवर्तित, मतलब आवर्तित मतलब होता बड़ा, बड़ा प्रतिबिंब जो बनाता है। आभासी और सीधा आवर्तित यानी कि बड़ा प्रतिबिंब, अच्छा आभासी नहीं बोल रहा, सीधा, सीधा आभासी होता है, ठीक है। आवर्तित बड़ा प्रतिबिंब बनाता है वो हमेशा अवतल दर्पण ही बनाता है। इसके बाद गोलीय दर्पण के लिए चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी समझने के लिए आपको सबसे पहली चीज चतुर्थांश समझना पड़ेगा। चतुर्थांश के अकॉर्डिंग क्या कहते हैं कि जो दर्पण का ध्रुव होता है इसको मूल बिंदु मानते हैं। अब इस डायरेक्शन पे जो भी चीज नापी जाएगी -x अक्ष की ओर ऋणात्मक चिन्ह की होगी, और इस डायरेक्शन पे जो भी चीज नापी जाएगी वो धनात्मक चिन्ह की होगी, और ऊपर की ओर जो भी चीज नापी जाएगी प्लस होगी, और नीचे की ओर जो भी चीज नापी जाएगी वो ऋणात्मक चिन्ह की होगी। चतुर्थांश के अकॉर्डिंग चलते हैं, और चतुर्थांश के अकॉर्डिंग जो दर्पण का ध्रुव होता है उसको मूल बिंदु मानते हैं। इस हिसाब से चिन्ह परिपाटी पे डिस्कस करते हैं। अब चिन्ह परिपाटी में किस तरीके से डिस्कशन करेंगे, तो चलिए मेरी बात समझिए। यहाँ पे देखिए, बिंब वस्तु बाईं की ओर से आती है, ठीक है। बिंब वस्तु हमेशा किस ओर से आती है? लेफ्ट साइड से आती है, ठीक है। इससे प्रकाश की किरणें आती है, ठीक है। ऊपर की ओर अगर कोई भी वस्तु जाएगी वो हमेशा क्या रहती है? पॉजिटिव रहती है। और दाईं ओर इस डायरेक्शन पे, मतलब दाईं ओर अगर कोई भी वस्तु होगी पॉजिटिव होगी, अगर बाईं ओर अगर कोई भी दूरी नापी जाएगी वो ऋणात्मक होगी, क्योंकि यहाँ पर दर्पण का ध्रुव P है ना, मूल बिंदु मानते हैं ना इसको। इस डायरेक्शन पे जो कुछ भी आएगा पॉजिटिव आएगा, इस डायरेक्शन पे जो भी जाएगा नेगेटिव जाएगा, इस डायरेक्शन पे जो कुछ भी जाएगा नेगेटिव जाएगा, इस डायरेक्शन जो भी जाएगा ऊपर की ओर वो पॉजिटिव जाएगा, ठीक है। इस हिसाब से चलते हैं इसमें। अब देखो यहाँ क्या कह रहा है, हाँ अब समझते हैं इसको। कह रहा है गोलीय दर्पणों द्वारा प्रकाश के परावर्तन पर विचार करते समय हमें एक निश्चित चिन्ह परिपाटी का पालन करेंगे, जिसे नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी कहते हैं। इस परिपाटी में दर्पण के ध्रुव P को मूल बिंदु मानते हैं। दर्पण के मुख्य अक्ष को निर्देशांक पद्धति x डैश लिया जाता है। यह चिन्ह परिपाटी निम्न है। देखो सबसे पहला जो पॉइंट लिखा हुआ है, वस्तु सदैव दर्पण के बाईं ओर रखी जाती है। आप एक चीज समझिए, दर्पण चाहे इस तरीके से हो, दर्पण चाहे इस तरीके से हो, वस्तु रखी जाएगी इसी डायरेक्शन पे, यानी कि ये अपना लेफ्ट साइड है ना, तो लेफ्ट साइड ही रखी जाती है। तो वही कहा इस क्वेश्चन पॉइंट पे, वस्तु सदैव दर्पण के बाईं ओर रखी जाती है। इसका अर्थ है कि दर्पण पर वस्तु से प्रकाश बाईं ओर से आपतित होता है। सेकंड पॉइंट है, मुख्य अक्ष के समांतर सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से नापी जाती है। कितनी, कहाँ से नापी जाती है? सब दर्पण के ध्रुव से, क्योंकि P को मूल बिंदु मानते हैं। इसके बाद कह रहा है कि मूल बिंदु से दाईं ओर समझ रहे, ये वाली डायरेक्शन, इस तरीके से लाइन खींचेंगे, दाईं ओर, ये मूल बिंदु के दाईं ओर x प्लस x अक्ष के अनुदिश मापी गई दूरियां धनात्मक मापी जाती हैं, जबकि मूल बिंदु के बाईं ओर इस डायरेक्शन पे जाएंगे, इस डायरेक्शन पे जब जाएंगे बाईं ओर मापी गई दूरियां सारी की सारी क्या होती है? ऋणात्मक मानी जाती है। इसके जब बाद चलते हैं मुख्य अक्ष के लंबवत। क्या कह रहा है? मुख्य अक्ष के लंबवत, चाहे ऊपर की ओर जाए या नीचे की ओर जाए। कह रहा है मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर, मतलब ऊपर की ओर प्लस वाई अक्ष के अनुदेश मापी जाने वाली दूरियां धनात्मक मानी जाती है। इसके बाद मुख्य अक्ष के लंबवत नीचे की ओर मापी जाने वाली जो दूरियां होती है सारी की सारी क्या होती है? ऋणात्मक होती है। अब यूबीएफ की बात कर लेते हैं। यूबीएफ एक्चुअल क्या है? देखिए मैं आपको बात बता दूं, ये जो P होता है ना, और वस्तु के जो बीच की दूरी होती है, ठीक है, यहाँ से और यहाँ के जो बीच की दूरी है इसे U कहते हैं। और इसके बाद मैं आपसे डिस्कस करूं कि जो दर्पण का ध्रुव होता है और वस्तु का प्रतिबिंब, इनके बीच की दूरी को V कहते हैं। इसके बाद चौथी बात जो मैं आपसे करूं, दर्पण के ध्रुव P और मुख्य फोकस F के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। तो U, V और F में एक संबंध निकलता है, 1/F बराबर 1/V प्लस का 1/U, ठीक है, एक ये संबंध निकलता है। चलिए उसके बारे में समझते हैं। ये वही सारी चीजें लिखी हुई हैं।
ये सभी की सभी वही चीज़ें लिखी हुई हैं। यहाँ पर मैं समझाऊँ आपको, पी ए, ये पी और ए, दर्पण से वस्तु की दूरी, ठीक है, जो कि u लिखा हुआ, पी ए डैश दर्पण से वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी v, पी सी वक्रता त्रिज्या, पी एफ फोकस दूरी, ए बी वस्तु की लंबाई h, वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई h डैश। ठीक, देखो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा जूम कर दो, लो जूम कर दी। ये वस्तु जो होती है ना, इसको h बोलते हैं, वस्तु जो नीचे की ओर प्रतिबिंब है इसको h डैश बोलते हैं। ठीक है, बात समझ गए, सारी चीजें वही सारी चीजें लिए। अब मैंने वही नोट पॉइंट पे लिखा, u का मान सदैव ऋणात्मक होता है, u चाहे उत्तल हो सभी ऋणात्मक होता है। अब क्यों, वस्तु हमेशा बाईं ओर रखी जाती है। अगर इस तरीके से चतुर्थांश की बात करें, वस्तु हमेशा इसी डायरेक्शन पे रखी जाती है, इसलिए u का मान सदैव ऋणात्मक लेते हैं। इसके बाद सेकंड टर्म पे, सेकंड पॉइंट पे बात करते हैं। सेकंड पॉइंट है h का मान सदैव धनात्मक होता है। क्यों, वस्तु हमेशा इस तरीके से रखी जाती है, इसलिए ये प्लस y है ना, इसलिए h वस्तु की लंबाई हमेशा पॉजिटिव होती है। ठीक है, इसके बाद कह रहा है 80 नंबर, अवतल दर्पण में f सदैव ऋणात्मक होता है। अवतल दर्पण की अगर बात करें, फोकस दूरी इसी ओर बनती है, इसलिए ऋणात्मक होता है, और जबकि उत्तल दर्पण की बात करें इस ओर जाता है, इसलिए सदैव फोकस दूरी धनात्मक होती है। वही चीज देखा ना, वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब h डैश सदैव ऋणात्मक होता है। वस्तु का अगर वास्तविक प्रतिबिंब बनाते हैं तो आपको पता होना चाहिए वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है नीचे की ओर, इसलिए h डैश हमेशा क्या होता है, हमेशा ऋणात्मक होता है। आभासी प्रतिबिंब h डैश सदैव धनात्मक होता है, क्योंकि आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है ऊपर की डायरेक्शन पे, इसलिए h डैश आभासी हमेशा पॉजिटिव होता है। इसके बाद वास्तविक प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी v सदैव ऋणात्मक होती है। अगर वस्तु में प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा है, देखिए वास्तविक प्रतिबिंब अवतल पे ही बनता है और हमेशा क्या बनता है, इस डायरेक्शन पे जाता है, इस डायरेक्शन पे, इसलिए v सदैव ऋणात्मक होता है। आभासी प्रतिबिंब दर्पण से दूरी सदैव धनात्मक होती है, जबकि जो हमारा आभासी प्रतिबिंब होता है ना, इस तरीके से बनता है इस डायरेक्शन पे जाके। ठीक है, क्योंकि इसको तो हमेशा मूल बिंदु मानते हैं इस डायरेक्शन पे, इसलिए वही चीज लिखा हुआ है। देखो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ, वास्तविक प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी v सदैव ऋणात्मक होती है, आभासी प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी सदैव ऋणात्मक होती है। इसके बाद उत्तल दर्पण में आपका मान सदैव धनात्मक होता है। ठीक है, वही सारी चीजें। इसके बाद दर्पण में UBF में संबंध का फॉर्मूला अभी मैंने बताया ना, 1/f बराबर 1/b प्लस 1/f। ठीक, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट टर्म्स में। आवर्धन, आवर्धन क्या कहलाता है एक्चुअल में, आवर्धन को m से शो करते हैं। वस्तु का जो प्रतिबिंब h डैश होता है और वस्तु की लंबाई, इसका जो अनुपात होता है ना, इसी को आवर्धन कहा जाता है। इसका कोई मात्रक नहीं होता। अब क्यों नहीं होता, अगर सपोज करो h मीटर और ये h मीटर, मीटर से मीटर कटने के बाद में कोई मात्रक नहीं बचता। अब वही चीज लिखा हुआ है उसको पढ़ लेते हैं। अब पढ़ेंगे क्या, लिखा हुआ वस्तु के प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। इससे m से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, इसको m से प्रदर्शित करते हैं और इसका कोई मात्रक नहीं होता। ये लिखा हुआ है, देखिए वस्तु की प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, ये लिखा हुआ है। मैं लिख के भी बता देता हूँ, m बराबर h डैश बटे h बराबर माइनस का b बटे u, माइनस का b बटे u। एक ये विस्तृत फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसके बाद देखिए एक बात बता दें, यहाँ पर नोट पॉइंट पे भी लिख दिया कि आवर्धन के मान में ऋणात्मक चिन्ह आने से ज्ञात होता है कि प्रतिबिंब वास्तविक है। ठीक है, जबकि धनात्मक चिन्ह से पता पड़ता है अगर आवर्धन का चिन्ह धनात्मक आ जाए तो प्रतिबिंब आभासी है। उत्तल दर्पण में एक नोट पॉइंट भी मैंने आपको सिंपल से लिखवा दिया, उत्तल दर्पण में केवल u ऋणात्मक होता है जबकि सभी चीजें धनात्मक होती है। अवतल दर्पण में UBF सभी ऋणात्मक होते हैं शर्तानुसार। शर्तानुसार क्यों, क्योंकि एक छठवीं स्थिति में v का मान नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, कुछ ट्रिक होती है तो भाई उसके कुछ अपवाद भी होते हैं। अब चलिए न्यूमेरिकल्स में आते हैं। न्यूमेरिकल्स में क्या कह रहा है, किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए ऑब्वियसली उत्तल दर्पण का प्रयोग करेंगे। होने वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या मीटर है। कितनी मीटर है ये लिख देते हैं, यहाँ पर नहीं लिखा है, इसमें लिख देते हैं, ये लिखा हुआ 3 मीटर है। यदि एक बस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर, इस स्थिति में प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और आकार ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहली चीज तो आप एक बात समझें,
ये दर्पण कौन सा है, उत्तल है, तो प्रतिबिंब हमेशा आभासी सीधा वस्तु से छोटा ही बनना है। अब देखिए उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी है, 3। क्यों, उत्तल दर्पण में सभी चीजें धनात्मक होती है, तो वक्रता त्रिज्या 3 हो गई। तो फोकस दूरी कितनी होती है, F बराबर R/2 से 3/2 हो जाएगा। और दर्पण से बस की दूरी यानी कि वस्तु की दूरी जो दे रहा है वो 3 मीटर दे रहा, दर्पण से कितनी दूरी पर, 5 मीटर की दूरी पर। तो U का जो मान होता है दर्पण से वस्तु की जो दूरी होती है वो U होगा। U का जो मान होता है सदैव ऋणात्मक होता है, चाहे उत्तल हो चाहे उत्तल। तो F बराबर 3/2 मीटर प्लस में, ठीक है, याद रखना चिन्ह बहुत बड़े महत्व शो करते हैं। U बराबर -5। तो फॉर्मूला यूज करते हैं कौन सा, 1/F बराबर 1/B प्लस का 1/U। F की जगह 1/3/2 रख देंगे, ठीक है। इस तरीके से सॉल्यूशन करने के बाद B बराबर हम पाएंगे कि 15/13 मीटर हो जाएगा या 1.15 मीटर। अब M का मान देखते हैं किससे, M बराबर -B/U। B का मान कितना आया, -15/13। देख लो ना, ये रहा ना, ये रहा ना 15/13, ठीक है। और फॉर्मूला क्या होता है, M बराबर -B/U। V की जगह 15/13 ही रखा और U की जगह 5। सॉल्यूशन करने के बाद जो M का मान आया वो 0.23। और M का मान अगर 1 आता है तो प्रतिबिंब क्या बनता है, वस्तु के समान आकार का। अगर 1 से ज्यादा मान आता है तो प्रतिबिंब क्या होता है, वस्तु से बड़ा। अगर 1 से छोटा मान आता है M का तो प्रतिबिंब क्या होता है, वस्तु से छोटा। अब 1 से छोटा है ना, प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनेगा। तो लिख देंगे, देखो, अतः प्रतिबिंब दर्पण से 1.15 मीटर दूरी पर आभासी वस्तु से छोटा बनेगा। इसके बाद चलते हैं दूसरे नंबर के क्वेश्चन पे। अब कह रहा है दूसरे नंबर में कोई 4 सेंटीमीटर साइज का बिंब है, यानी कि वस्तु, बिंब यानी कि वस्तु 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखा जाए कि स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त, प्रतिबिंब की प्रकृति और आकार भी ज्ञात करना। ठीक है, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन किस तरीके से, सबसे पहले जो दे रहा है वस्तु की लंबाई कितनी साइज की, 4 सेंटीमीटर, हमेशा पॉजिटिव होती है। अवतल दर्पण है ना, अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितना कह रहा है, किसी 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी, तो ऋणात्मक चिन्ह हो जाएगा। ठीक है, और कह रहा है कि अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है, यानी कि जो भी पर्दा है या वस्तु है वो दर्पण से कितनी दूरी पर रखी, 25 सेंटीमीटर। ये भी ऋणात्मक हो जाएगी क्योंकि अवतल दर्पण में सारा कुछ ऋणात्मक होता है। तो 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U के फॉर्मूले में क्या करेंगे, F का मान चूंकि -15 है, B का -25 है, इसको कैलकुलेट करने के बाद अंततः जो V का मान आ जाएगा, V का जो मान आ जाएगा वो -37.5 आ जाएगा। ठीक है, अवतल है ना। अब M का मान देखेंगे तो M का जो मान निकलेगा M बराबर -B/U से। ठीक है, अब यहाँ पर जो V का मान रखेंगे 75/2 रखना, क्योंकि बटे वाला मान रखने में कैलकुलेशन ईजी रहती है। रखा ना हमने, माइनस का 75/2 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। कैलकुलेट करने के बाद अंततः जो M का मान आ जाएगा, M का जो अंततः मान आ जाएगा माइनस का 1.5 आ जाएगा। अब M बराबर होता है H-H, यूज करेंगे क्योंकि हमारे पास वस्तु की लंबाई H दी गई है। ठीक है, कैलकुलेशन करने के बाद H- जो निकलेगा हमारा माइनस निकलेगा। अब अवतल दर्पण है, प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, वस्तु से बड़ा छोटा कुछ भी बन सकता। लेकिन यहाँ पर M का जो मान देखा आपने, M का प्लस का मान है इसलिए प्रतिबिंब वास्तविक यानी कि उल्टा। M का मान 1 से ज्यादा यानी कि प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा। तो आंसर क्या लिखेंगे, अतः प्रतिबिंब दर्पण से 37.5 सेंटीमीटर दूर वास्तविक उल्टा एवं वस्तु से बड़ा बनेगा। इसके बाद चर्चा कर लेंगे 2024 के आई के कोड में एक क्वेश्चन आया है इसी साल 2024 में। एक 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से कितनी दूरी पर एक वस्तु रखी जाए ताकि उसका 5 गुना बड़ा प्रतिबिंब बने, जबकि प्रतिबिंब वास्तविक हो, प्रतिबिंब की स्थिति भी ज्ञात कीजिए। देखिए कितना भी गुना बनता है वो हमेशा आवर्धन होता है, याद रखना। इसने यहाँ पर एक बात बोली है, कितनी दूरी पर रखी जाए कि उसका 5 गुना प्रतिबिंब बने, जबकि प्रतिबिंब वास्तविक हो। भाई वास्तविक के लिए आवर्धन कितना होता है, ऋणात्मक। जो भी बड़ा छोटा प्रतिबिंब की बात करता है आप याद रखना वो हमेशा आवर्धन, हमेशा क्या होता है, आवर्धन। तो M बराबर माइनस के B/U, M की जगह -5 रखेंगे तो सॉल्यूशन करने के बाद B बराबर आ गया आपका 5U। ठीक है, B बराबर 5U, तो इस फॉर्मूले में यूज करेंगे 1/F बराबर 1/B प्लस का 1/U। मान रखेंगे F का -10 और V की जगह 5U। कैलकुलेशन करने के बाद अंततः हम पाएंगे कि U का जो मान आ जाएगा वो -12 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, अतः वस्तु की दर्पण से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी जाएगी। वस्तु कितनी दूरी पर रखी जाएगी, 12 सेंटीमीटर दूरी।
प्रतिबिंब स्थिति प्रकृति सब पूछ रहा है, ठीक है। तो v बराबर कितना हो जाएगा 12 पंचे 60, यानी v बराबर, क्योंकि 5u ज्ञात किए ना, v बराबर देखो 5u दिखाता हूँ आपको, ये नहीं रहा, v बराबर 5u रहा ना। जब u का मान आ गया तो v का मान कितना हो जाएगा 12 पंचे 60, ठीक है। अतः प्रतिबिंब दर्पण से 60 सेंटीमीटर दूरी पे बनेगा। इसके बाद IJ कोड 2024 के कोड में आया हुआ है क्वेश्चन, क्या कह रहा है, एक उत्तल दर्पण, कौन सा आ गया, उत्तल दर्पण आ गया, ठीक है। अब उत्तल दर्पण की बात है तो आप समझ गए यू वी एफ आर सारे के सारे मान कितने होंगे पॉजिटिव, केवल यू का मान ऋणात्मक होगा। क्वेश्चन पे जैसे कि बोल रहा है, क्वेश्चन पढ़ते हैं, कह रहा है क्वेश्चन कि एक उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई का आधा बनता है। दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी और दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहली चीज समझेंगे आप कि उत्तल दर्पण है, दर्पण कौन सा, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण से वस्तु की दूरी 25 सेंटीमीटर जो कि ऋणात्मक होगी। प्रतिबिंब कैसा बनता है, आधा बनता है। अब उत्तल दर्पण है तो बताने की जरूरत नहीं, प्रतिबिंब आभासी ही बनता है उत्तल दर्पण पे, तो एम का मान पॉजिटिव लेंगे 1/2। अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखेंगे, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखेंगे एम बराबर माइनस के b/u, एम की जगह 1/2 रख देंगे, b का मान अभी पता नहीं है, u का -25 से कैलकुलेशन करने के बाद अंततः जो v का मान आ जाएगा वो आ जाएगा 12.5 सेंटीमीटर, पॉजिटिव रहेगा उत्तल दर्पण में v का मान। इसके बाद प्रतिबिंब की दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा 12.5। अब 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u का फॉर्मूला यूज करेंगे। अब हमें फोकस दूरी ज्ञात करना है, ये v ज्ञात कर चुके थे, u पता ही था, कैलकुलेशन करने के बाद अंततः जो हमारा f का मान आ जाएगा वो 25 सेंटीमीटर आ जाएगा, क्योंकि उत्तल दर्पण है तो पॉजिटिव ही होगा मान। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि 2024 में आया हुआ, 2024 में किस कोड में आया हुआ, IL कोड में आया हुआ है, ठीक है। अब IL कोड में आया क्वेश्चन कह रहा है एक मोटर बाइक पर पीछे जा रहे किसी अन्य वाहन को देखने के लिए 4 मीटर वक्रता त्रिज्या वाला एक उत्तल दर्पण लगा है। उत्तल दर्पण है तो पता ही है, UBF में जो U छोड़ के बाकी सब पॉजिटिव होंगे। आ रहा है एक वाहन जिसकी दूरी मोटर बाइक से किसी समय है कितनी 8 मीटर, तो गणना करके बताइए कि उसका प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर और कहाँ बनेगा, ठीक है। उत्तल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या की बात कर रहा है, ठीक है, वो 4 दे रहा है तो फोकस दूरी F बराबर R/2 से 2 मीटर हो जाएगा, ठीक है। उत्तल दर्पण है F पॉजिटिव होगा। मोटर बाइक से जो वाहन की दूरी है वो 8 मीटर कह रहा है, तो वो तो हमेशा माइनस ही होता है, तो 1/f बराबर 1/b प्लस का 1/u का फॉर्मूला यूज कर लेंगे हम। फॉर्मूला यूज करेंगे, f की जगह पे कितना रख देंगे 2 और u की जगह -8। तो कैलकुलेशन करने के बाद अंततः जो v का मान आएगा, कैलकुलेशन कंप्लीट की भी गई है, और जो v का अंततः जो मान आएगा वो आ जाएगा 8/5 मीटर। अब m बराबर -b/u से कैलकुलेशन करते हैं तो m का जो मान आ जाएगा 0.2। इससे निकलता है कि पॉजिटिव चिन्ह आभासी चिन्ह को बताता है, आभासी वस्तु को बताता है, और पॉजिटिव चिन्ह है आभासी वस्तु तो वस्तु का प्रतिबिंब सीधा बनेगा, और जो m का मान है 1 से छोटा यानी प्रतिबिंब छोटा बनेगा। तो क्या लिखेंगे, अतः प्रतिबिंब दर्पण से 1.6 मीटर दूरी पर आभासी सीधा वस्तु से कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। यहाँ पर ये जो वर्ड लिख गया ये छोटा बनेगा, ठीक है, ये मिसिंग पॉइंट है, ठीक। इसके बाद चलते हैं IN कोड में 2024 में क्वेश्चन आया हुआ है। एक 3 सेंटीमीटर ऊंचाई की वस्तु अवतल दर्पण से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, जो 4.5 सेंटीमीटर ऊंचाई का आसानी आभासी प्रतिबिंब बनाता है। प्रतिबिंब की स्थिति दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। अब जो वस्तु की जो ऊंचाई है 3 सेंटीमीटर ऊंचाई की वस्तु, तो m बराबर h जो हो जाएगा h बराबर 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। वस्तु की जो दर्पण से जो दूरी है ना वो कितना कह रहा है 8 सेंटीमीटर, ये ऋणात्मक चिन्ह की होते। अब की दूरी पर रखी जो 4.5 सेंटीमीटर ऊंचाई का आभासी प्रतिबिंब बनाती है, यानी कि वस्तु के जो प्रतिबिंब का जो आकार है जो h डैश है वो क्या दे रहा है, आभासी मतलब पॉजिटिव, आभासी मतलब h डैश पॉजिटिव हो जाएगा। तो m बराबर h डैश बटे h के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे और ये जो फॉर्मूला पूरा का पूरा होता है उसके अकॉर्डिंग देखेंगे, उसमें हम 2 पार्ट को बराबर कर लेंगे। इन दोनों को बराबर करने के बाद सारे मान चिन्ह सहित रखेंगे, चिन्ह सहित रखेंगे तो v का जो एक्चुअल में मान आ जाएगा, v का जो एक्चुअल में मान आएगा वो 12 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। वो दर्पण कौन सा था, अवतल था, यानी कि आभासी प्रतिबिंब बनना। प्रतिबिंब दर्पण से 12 सेंटीमीटर दूर बनेगा, कितनी दूरी पे बनेगा 12 सेंटीमीटर दूर बनेगा। अब ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे 1/,
एफ बराबर 1/b प्लस 1/u मान रखने के बाद एटलीस्ट जो फोकस दूरी एफ निकलेगी वो हमारी एटलीस्ट एफ बराबर -24 सेंटीमीटर निकल आएगी। ठीक है, इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन पे देखेंगे तो क्वेश्चन अगला कह रहा है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी की किसी उत्तल दर्पण से कोई बिंब यानी कि वस्तु 10 सेंटीमीटर दूरी पे रखा, प्रतिबिंब की स्थिति प्रकृति ज्ञात कीजिए। ये तो बहुत ही आसान है, इस पे सीधी सीधी बातें बोल दी उसने कि फोकस दूरी जो है उत्तल दर्पण की 15 सेंटीमीटर, वस्तु कितनी दूरी पे रखी है 10 सेंटीमीटर पे, तो माइनस होगी, उत्तल दर्पण में फोकस दूरी धनात्मक होगी। तो 1/b बराबर 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u का फॉर्मूला यूज करने के बाद अंततः जो v का मान निकाला जाएगा, अंततः b का मान निकल आएगा 6 सेंटीमीटर। m का मान निकाल लेंगे तो m का एटलीस्ट जो मान निकल आएगा 0.6 निकल आएगा। प्रतिबिंब दर्पण से 6 सेंटीमीटर दूरी पर आभासी सीधा वस्तु से छोटा बनेगा। इसके बाद समतल दर्पण में एक जो प्लस का चिन्ह होता है दर्शाता क्या है, प्लस का चिन्ह अगर एक है तो देखिए प्लस का चिन्ह एक है तो ये स्थिति निकल आएगी h बराबर h डैश और स्थिति निकल आएगी b बराबर b डैश, क्योंकि m बराबर होता है h डैश बटे h और माइनस का b बटे u। अगर m की जगह पे 1 रख देंगे तो h बराबर h डैश b बराबर u, दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। इससे निष्कर्ष भी निकल आया, पहला निष्कर्ष प्लस के चिन्ह का मतलब प्रतिबिंब आभासी सीधा बनेगा। दूसरा +1 से तात्पर्य के वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु दोनों एक ही आकार के, और +1 से तात्पर्य के प्रतिबिंब उतनी दूरी पर बनेगा जितनी दूरी पर वस्तु स्थित है। इसके बाद चलते हैं दूसरे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई वस्तु की जो लंबाई है 5 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या r बराबर उत्तल दर्पण है ना, तो r बराबर 30, तो फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर, उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पे रखा है, मतलब u बराबर जो हो जाएगा माइनस का 20 सेंटीमीटर, क्योंकि u तो हमेशा नेगेटिव होता है तो रखा जाता है। प्रतिबिंब की स्थिति प्रकृति तथा आकार ज्ञात कीजिए। तो भाई 1/b बराबर 1/v प्लस 1/u, 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u का फॉर्मूला यूज करेंगे और अंततः हम देखेंगे कि हमारा जो b का मान आ जाएगा वो 60/7 आ जाएगा या 8.57 सेंटीमीटर आ जाएगा। प्रतिबिंब के लिए m बराबर -b/u का यूज करेंगे तो 0.428 आ जाएगा, प्लस का चिन्ह आभासी प्रतिबिंब को दर्शा रहा, और वस्तु का जो साइज हो जाएगा जो यूज करेंगे अपन फॉर्मूला m बराबर h डैश बटे h की सहायता से सॉल्व करेंगे तो h डैश का जो मान आएगा 2.124 आ जाएगा। इससे निष्कर्ष भी निकला, अतः प्रतिबिंब 2.14 सेंटीमीटर साइज का दर्पण से 8.57 सेंटीमीटर दूरी पर आभासी सीधा वस्तु से छोटा बनेगा। इसके बाद चलते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है 7 सेंटीमीटर साइज आकार का कोई वस्तु का जो आकार है 7 सेंटीमीटर, कोई बिंब 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी, अवतल दर्पण है तो f बराबर कितना हो जाएगा -18 सेंटीमीटर फोकस दूरी पर रखा गया। ठीक है, अवतल दर्पण के सामने 27 सेंटीमीटर, ठीक है, अवतल दर्पण के सामने कितनी दूरी पर 27 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया। ठीक है, u बराबर जो हो जाएगा वो माइनस का 27 हो जाएगा। ठीक है, अब ये सारी चीजें पढ़ने के बाद देखेंगे आप क्या लिखा हुआ, और इसमें 27 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया, दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखें कि उस वस्तु का स्पष्ट फोकसित प्रतिबिंब प्राप्त हो। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये रहा h का मान, ये रहा f का मान, अवतल है ना, अवतल है तो ये रहा u का मान, 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u का फॉर्मूला यूज करते हैं तो b बराबर आ जाएगा -54 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब दर्पण से 54 सेंटीमीटर दूरी पर m का मान ज्ञात करेंगे तो ये आ जाएगा -2। प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और बड़ा बनेगा, क्योंकि m का मान ऋणात्मक है तो वास्तविक प्रतिबिंब तो उल्टा बनेगा, m का मान 1 से बड़ा है तो बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। ये भी रहा बड़ा प्रतिबिंब का साइज। ठीक है, इस तरीके से ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। आई होप आप सभी को ये दर्पण वाला टॉपिक समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करना। तो तब तक के लिए सभी बच्चों को बाय बाय, टेक केयर एंड गुड लक बच्चों।